हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने समरी पढ़ा था, वो वीडियो हमारे चैनल पर इंग्लिश के प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। अगर आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर है ये एक एस्से है। एस्से मतलब निबंध। चूंकि इस चैप्टर को महात्मा गांधी ने लिखा है, लेकिन फिर भी यह एक ऑटोबायोग्राफी नहीं है। देखिए, ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के बारे में, स्वयं व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में जब कुछ लिखता है तो वो होता है उसकी आत्मकथा, मतलब ऑटोबायोग्राफी। लेकिन इस चैप्टर में महात्मा गांधी ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति, ये एक टॉपिक है, इस पर उन्होंने क्रिटिसाइज किया है, अपना कमेंट दिया है, एक टिप्पणी किए हैं, विस्तृत विवरण दिया है भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में। तो ये एक निबंध है। तो चैप्टर पढ़ने से पहले हम लेखक परिचय को देखते हैं। तो देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी 1869-1948, पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन। मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन, वो विख्यात रूप से बापू और राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, उनको विख्यात रूप से किस रूप में जाना जाता है? बापू अथवा राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, वो एक राजनीतिज्ञ होने की अपेक्षा आध्यात्मिक नेता थे। कहने का अर्थ है कि वो एक राजनीतिज्ञ होने की अपेक्षा अधिक आध्यात्मिक नेता थे। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। उन्होंने सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया अपने मुख्य हथियार के रूप में ब्रिटिश शासन के खिलाफ। ठीक, उन्होंने भारत में सत्य और अहिंसा का सफलतापूर्वक प्रयोग किया अपने हथियार के रूप में अंग्रेजी शासन के खिलाफ। एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में मदद की। फ्रॉम 1915 टिल 1948 ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, मतलब उन्होंने 1915 से 1948 तक वो पूर्णतया भारतीय राजनीति में छाए रहे। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को वह एक सनकी व्यक्ति के हाथों मारे गए। हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी एक आत्मकथा है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। एंड न्यूमेरस आर्टिकल्स, और बहुत सारे लेख। दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, जो कि उन्होंने यंग इंडिया पत्र के लिए लिखा था। एंड द स्पीचेज दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेशंस, और वे सारे भाषण जो कि उन्होंने विभिन्न अवसरों पर दिए। रिवील हिम not only as a original thinker but also as a great master of chest idiomatic English, वो उन्हें सिर्फ एक वास्तविक विचारक के तौर पर ही नहीं अपितु एक पवित्रता के महान गुरु और मुहावरेदार अंग्रेजी के बहुत बड़े विद्वान के तौर पर प्रकट करते हैं। ठीक, उन्होंने ये जो लिखी है उनकी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, और बहुत से लेख लिखे हैं, और उन्होंने बहुत सारे भाषण दिए यंग इंडिया पत्रिका के लिए विभिन्न अवसरों पर। तो उनमें ये सभी उनके जो लेख हैं, भाषण हैं, ये सभी उनको सिर्फ एक वास्तविक विचारक के तौर पर ही नहीं बल्कि उनको एक पवित्रता के महान गुरु और मुहावरेदार अंग्रेजी के बहुत बड़े विद्वान के तौर पर प्रकट करते हैं। अब है कि इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये जो अंश है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी talks about the sound foundation of Indian civilization which has successfully withstood the passage of time। इस अंश में गांधी जी भारतीय सभ्यता की सुदृढ़ बुनियाद के बारे में बताते हैं जो कि समय के साथ साथ सफलतापूर्वक डटी हुई है। मतलब इस अंश में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इस अंश में गांधी जी भारतीय सभ्यता की मजबूत नींव के बारे में बात करते हैं जो कि समय के साथ साथ सफलतापूर्वक डटी हुई है। आइए अगली पंक्ति है, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मेटेरियलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन। पश्चिमी सभ्यता जो कि भौतिक स्वाधिकार की मानसिकता रखती है, कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, वो भारतीय सभ्यता से मेल नहीं खा सकती। दैट एलिवेट्स द मॉरल बीइंग्स, जो कि
नैतिकता पर बल देती है। हमारी भारतीय सभ्यता क्या है? एलिवेट्स द मोरल बीइंग्स, यानी ये नैतिकता पर बल देती है। पश्चिमी सभ्यता जो कि भौतिक स्वाधिकार की मानसिकता रखती है, वह भारतीय सभ्यता जो कि नैतिकता पर बल देती है, इससे मेल नहीं खा सकती। तो हमारा पहला पैराग्राफ यहाँ से शुरू होता है, तो आइए देखते हैं। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीट इन द वर्ल्ड। मैं मानता हूँ कि, मुझे यकीन है कि वो सभ्यता जो भारत विकसित किया है वह संसार में किसी से परास्त नहीं हो सकती। ठीक, वो सभ्यता जो भारत ने विकसित किया है वह संसार में किसी से परास्त नहीं हो सकती। नथिंग कैन बी इक्वल्स द सीड सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। हमारे पूर्वजों ने जो बीज बोए हैं उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। अब ये बीज कौन सा? मक्का या गेहूं का बीज नहीं। बीज हमारे पूर्वजों ने जो हमें सभ्यता, शिक्षा, संस्कृति, शिष्टाचार दिए हैं वो बीज है। ठीक, नथिंग कैन इक्वल्स द सीड सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, यानी जो बीज हमारे पूर्वजों द्वारा बोए गए थे उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। रोम वेंट, यानी रोम समाप्त हो गए। ग्रीक शेयर द सेम फेट। ग्रीक मतलब यूनानी, यूनानी की भी वही दशा हुई। फेट मतलब होता है भाग्य, नसीब होना, मतलब यूनानियों का भी वही हाल हुआ। द माइट ऑफ द फेरोस वाज ब्रोकन। मिस्र की शक्ति भी चूर हो गई। माइट मीन्स शक्ति, फेरोस मतलब मिस्र के राजाओं को फेरोस कहा जाता था। तो क्या है कि द माइट ऑफ फेरोस वाज ब्रोकन, यानी कि मिस्र की शक्ति भी चूर हो गई। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड। जापान का भी पश्चात्यकरण हो गया, यानी कि जापान ने भी पश्चिमी सभ्यता को अपना लिया। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड। और चाइना के विषय में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन भारत अभी भी सम हाउ और अदर्स, यानी किसी न किसी प्रकार से, साउंड एट द फाउंडेशन, अभी भी अपनी नींव पर टिका हुआ है। द पीपुल ऑफ यूरोप, यानी यूरोप के लोग, लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीक और रोम। यूरोप के लोग अपने पाठ यूनान व रोम के लोगों के लेखों से सीखते हैं। ठीक, ये जो यूरोप के लोग हैं वो अपने पाठ, लर्न देयर लेसन्स, यानी अपना पाठ उन लोगों ने किससे सीखा? तो यूनान और रोम के लोगों के लेखों से सीखा। ठीक, विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, जो कि अपने भूतपूर्व गौरव में विद्यमान नहीं रहे हैं अब। ठीक, मतलब रोम और ग्रीक के जो लेख थे वो अपने भूतपूर्व गौरव में नहीं है। ठीक, इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, यानी उनसे सीखने की कोशिश में, द यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीक, यानी उनसे सीखने की कोशिश में यूरोप के लोग समझते हैं कि वे यूनान व रोम की गलतियां को नहीं दोहराएंगे। ठीक, द यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीक एंड रोम, सच इज देयर पिटिएबल कंडीशंस, और यही उनकी दयनीय दशा है। ठीक, आइए अब हम अपने अगला पैराग्राफ को देखते हैं। इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस, यानी कि इन सब के बीच, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। भारत फिर भी क्या है? इमूवेबल रहा, मतलब अचल रहा, अडिग रहा। एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही भारत का क्या है? शान है, भारत का गौरव है। इट इज ए चार्ज्ड अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, ignorant and stolid that it is not possible to induce them to adopt any changes। मतलब कि भारत के विरुद्ध एक आरोप लगाया जाता है कि यहाँ के लोग इतने असभ्य, अज्ञानी और भाव शून्य हैं कि उन्हें किसी भी परिवर्तन को अपनाने हेतु प्रेरित करना संभव नहीं है। ठीक, इट इज ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। वास्तव में यह हम आरोप हमारे मूल्यों के विपरीत है, मतलब ये जो आरोप है हमारे गुणों के विपरीत है। ठीक, व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस वी डेयर नॉट चेंज। जो हमने अनुभव के आधार पर परखा है तथा सही पाया है, हम इसे बदलने का साहस नहीं रखते। ठीक, अगली पंक्ति है, मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइसेज अपॉन इंडिया, यानी बहुत से लोगों ने भारत के ऊपर अपने विचार थोपे। एंड शी रिमेन्स स्टडी, लेकिन फिर भी वह अचल रही, स्थिर रही। ठीक, दिस इज हर ब्यूटी, और यही भारत की सुंदरता है। इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, और यह हमारी उम्मीद की किरण है। सीट एंकर का मतलब होता है कि अवलंबन। अवलंबन को हिंदी में कहते हैं सहारा, मतलब कि यही हमारी क्या है? उम्मीद का एक सहारा है, मतलब उम्मीद की एक किरण है। तो आइए हम अगला पैराग्राफ देखते हैं। सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी सभ्यता आचरण का वह ढंग है, वह तरीका है जो मनुष्य को
कर्तव्य के पथ पर अग्रसित करता है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स, यानी कर्तव्य का पालन तथा नैतिकता पूर्ण आचरण संपरिवर्तनीय है। कहने का मतलब है कि कर्तव्य का पालन और नैतिकता पूर्ण आचरण दोनों क्या है, एक दूसरे के समानार्थक हैं। अगर आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं तो मतलब आप नैतिक आचरण भी कर रहे हैं। ठीक, आइए। टू ऑब्जर्व मोरलिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस, मतलब नैतिकता का आचरण करना अपने मन एवं आवेगों पर स्वामित्व प्राप्त करना है। ठीक, मतलब हमारे मन तथा मन में उत्पन्न होने वाले विचारों पर स्वामित्व प्राप्त करना है। ठीक, सो डूइंग वी नो आवर सेल्फ्स, ऐसा करके हम अपने आप को जानते हैं। ठीक, द गुजराती इक्विवेलेंट ऑफ सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, यानी गुजराती में सभ्यता का समानार्थक सदाचार को माना जाता है। ठीक, गुड कंडक्ट यानी अच्छे आचरण को सभ्यता का समानार्थक माना जाता है गुजराती भाषा में। आइए हमारा अगला पैराग्राफ है कि इफ दिस डिफिनेशन बी करेक्ट, अगर हम यह परिभाषा सही माने, देन इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, तो भारत को जैसा कि बहुत से लेखकों ने स्पष्ट किया है, हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स, यानी भारत को किसी अन्य से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज एट इट शुड बी, और यह ऐसा ही है जैसा कि होना चाहिए। आइए हम अगला पैराग्राफ देखते हैं। वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड, हम देखते हैं कि मन एक अशांत पक्षी है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, मतलब यह जितना अधिक प्राप्त करता है उतनी ही अधिक पाने की इच्छा रखता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और उसके बावजूद भी यह क्या है, असंतुष्ट रहता है। यानी हमारा मन जो है एक अशांत पक्षी है, यह जितना अधिक प्राप्त करता है उतना ही अधिक पाने की इच्छा रखता है और फिर भी यह असंतुष्ट रहता है। ठीक, द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन द मोर अनविडल दे बिकम, हम जितनी अपनी इच्छाओं में संलिप्त होते हैं यह उतनी ही बेकाबू होती जाती है। ठीक, इंडल्ज होना मतलब होता है संलिप्त होना, अनबिडल्ड माने बेकाबू होना। हम अपनी इच्छाओं में जितना ही संलिप्त होते हैं यह उतनी ही क्या है, बेकाबू होती जाती है। आवर एंसेस्टर्स यानी हमारे पूर्वजों ने देयरफॉर सेट ए लिमिट टू आवर इंडल्जेंस, उन्होंने हमारी संलिप्तता की एक सीमा तय की है, मतलब हमारे पूर्वजों ने हमारी आसक्ति की एक सीमा तय की है। ठीक, दे शो दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, उन्होंने देखा कि प्रसन्नता मुख्यतः एक मानसिक स्थिति है। ठीक, हमारे पूर्वजों ने देखा कि हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, यानी कि प्रसन्नता मुख्यतः एक मानसिक स्थिति है। ठीक, आइए अगला पैराग्राफ देखते हैं कि ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच, यह जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति इसलिए खुश है क्योंकि वह अमीर है, और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, और इसलिए दुखी है क्योंकि वह गरीब है। द रिच आर ऑफेन सीम टू बी अनहैप्पी, मतलब अमीर लोग भी दुखी देखे जाते हैं, एंड द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीब लोग खुश देखे गए हैं। ठीक, मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, और लाखों लोग सदैव गरीब रहते हैं। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, यानी यह सब देखते हुए, आवर एंसेस्टर्स डिस्वेडेड अस, यानी हमारे पूर्वजों ने डिस्वेडेड अस यानी के विरुद्ध सलाह दिया। किसके विरुद्ध सलाह दिया है? फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लीजर्स, मतलब यह सब देखते हुए हमारे पूर्वजों ने विलासिता एवं भोगों से दूर रहने का आदेश दिया है। यानी कि विलासिता और भोग विलास की जिंदगी से दूर रहने का आदेश दिया कौन? दूर रहने का सलाह दिया कौन? तो हमारे पूर्वजों ने सलाह दिया। ठीक, वी हैव मैनेज्ड विथ द सेम काइंड ऑफ प्लग एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, हमने उसी तरह के हल से काम चलाया जो हजारों वर्षों से चलन में था। अब ये हमारे किसकी बात करें? उस समय जो खेती हो रही थी हल से, हल जिससे खेत जोता जाता है, प्लग PLUGH, प्लग मीन्स हल होता है जिससे खेत की जुताई होती है। तो ये उसी के विषय में कह रहे हैं कि वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ प्लग एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, हमने उसी तरह के हल से काम चलाया जो हजारों वर्ष से चलन में था। ठीक, वी हैड रिटेन्ड द सेम काइंड ऑफ कॉटेज दैट वी हैड इन द फॉर्मर टाइम्स, हमने उसी तरह की झोपड़ी बनाए रखी जो हमारे पास पुराने समय में थी। एंड आवर इंडाइजेनियस एजुकेशन रिमेन द सेम एज बिफोर, और हमारी स्वदेशी शिक्षा प्रणाली भी पहले जैसी ही रही है। वी हैव हैड नो सिस्टम्स ऑफ लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन, हमारी कोई जीवन का क्षय करने वाली प्रतियोगितात्मक प्रणाली नहीं थी। ठीक, ईच फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशंस और ट्रेड, यानी कि सभी लोग
अपना काम धंधा करते थे और अपना व्यापार करते थे। एंड चार्ज्ड अ रेगुलर वेज, और तथा नियत वेतन प्राप्त करता था। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, ऐसी बात नहीं थी कि हमें ज्ञात नहीं था मशीन का आविष्कार कैसे होता है। बट आवर फोर फादर न्यू दैट, लेकिन हमारे पूर्वज जानते थे कि इफ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, अगर हमने अपना मन इन चीजों के प्रति लगा लिया, वी वुड बिकम स्लेव एंड लॉस आवर मोरल फाइबर्स, यानी हम इनके गुलाम हो जाएंगे और अपना नैतिक प्रकृति खो बैठेंगे। मतलब हमारे पूर्वज जानते थे कि अगर हम हाथ पांव की अपेक्षा हर काम के लिए मशीन का प्रयोग करें, हम इन मशीनों के आदी हो जाएंगे, ठीक, हम इनके गुलाम हो जाएंगे, हम सभी लोग आलसी हो जाएंगे, काम करना नहीं चाहेंगे। अगली पंक्ति है, दे देयरफॉर आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन, इसलिए उन्होंने सोच विचार कर, आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन का मतलब है सोच विचार कर, इसलिए उन्होंने सोच विचार कर डिसाइडेड दैट, यह निश्चय किया, दैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट्स, हम वही कार्य करेंगे जो हम अपने हाथ पांव से कर सकते हैं, ठीक। दे शो दैट आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन प्रॉपर यूज ऑफ हैंड्स एंड फीट, उन्होंने देखा कि हाथों और पांव के उचित उपयोग में ही हमारी वास्तविक खुशी एवं स्वास्थ्य निहित है, ठीक। आइए हम अगला पैराग्राफ देखते हैं। दे फर्दर रीजन्ड, उन्होंने आगे तर्क दिया, दैट लार्ज सिटीज वेयर ए स्नेयर, कि ये जो बड़े नगर हैं क्या है, जाल हैं, फंदे हैं, ठीक। एंड ए यूजलेस इनक्यूम्बरेंस, और क्या है, एक निरर्थक बाधा है। ये जो बड़े बड़े शहर हैं ये क्या है, एक जाल हैं और निरर्थक बाधाएं हैं। एंड दैट पीपुल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और लोग उनमें खुश नहीं रहेंगे, ठीक। दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स, वहाँ चोरों व डाकुओं के गिरोह होंगे। प्रोस्टिट्यूशंस, वेश्याएं होंगी। एंड वाइस फ्लोरिशिंग इन देम, और क्या है, वहाँ पाप पनपेंगे। एंड दैट पुअर मैन वुड बी रोब्ड बाय रिच मैन, और वहाँ है कि निर्धन लोग अमीरों के द्वारा लूट लिए जाएंगे। दे वेयर देयरफॉर सैटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज, इस कारण वे छोटे गांव से संतुष्ट थे। आइए हमारा अगला पैराग्राफ है, दे शो दैट किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड्स, उन्होंने देखा कि राजा और उनकी तलवारें, उन्होंने किसने देखा, तो हमारे पूर्वजों ने, ठीक। उन्होंने देखा कि राजा और उनकी तलवारें वेयर इन्फीरियर टू द स्वर्ड्स ऑफ इथिक्स, उनकी तलवारें नैतिकता की तलवारों से कमतर थी, ठीक ना, निम्न थी। एंड दे, तथा वे देयरफॉर हेल्ड द सोवरेंस ऑफ द अर्थ टू इन्फीरियर टू द ऋषिज एंड फकीर्स, और इसलिए वे, इसी कारण से वे धरती के सम्राटों को ऋषियों तथा फकीरों से तुच्छ समझते थे। ए नेशन विथ अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, एक ऐसा देश जिसमें इस प्रकार की संविधान हो, इज फिटर टू टीच अदर्स देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स, यह दूसरों से सीखने के बजाय दूसरों को सिखाने में समर्थ है। यानी एक ऐसा देश एक देश जिसका इस तरह का संविधान हो, वह दूसरों से सीखने की बजाय दूसरों को सिखाने में क्या है, समर्थ है। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, यानी इस राष्ट्र के पास क्या है, अदालतें हैं। लॉयर्स एंड डॉक्टर्स, वकील है, डॉक्टर भी हैं। बट दे वेयर ऑल विद इन बाउंड्स, लेकिन वे सब क्या है, एक सीमा में बंधे हुए थे। एवरीबडी न्यू दैट दिस प्रोफेशंस वेयर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर, सबको ज्ञात था कि ये व्यवसाय ज़्यादा अच्छे नहीं थे, ठीक। देखो ये हमारे पूर्वज मानते थे कि ये व्यवसाय ज़्यादा अच्छे नहीं थे। मोर ओवर, इसके अलावा, दिज वकील्स एंड वैद्स डिड नॉट रोब पीपुल, ये वकील और वैद्य लोगों को लूटते नहीं थे। रोब माने होता है लूटना, मतलब ये जो वकील और वैद्य थे ये लोगों को लूटते नहीं थे। दे वेयर कंसिडर्ड पीपुल्स डिपेंडेंट, और ये जो है लोगों के ऊपर निर्भर माने जाते थे, ठीक ना। देखिए वो लोग मानते थे कि ये व्यवसाय अच्छे नहीं है, कारण यही है कि ये व्यवसाय करने वाले लोग हैं वो दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं, ठीक। इसीलिए हमारे पूर्वजों के अनुसार क्या था, ये व्यवसाय अच्छा नहीं था। दे वेयर कंसिडर्ड पीपुल्स डिपेंडेंट नॉट देयर मास्टर्स, यानी उनको लोगों पर आश्रित समझा जाता था, उनका स्वामी नहीं, ठीक। ये व्यवसाय करने वाले जितने भी लोग थे ये दूसरे लोगों पर आश्रित होते थे, ये किसी के स्वामी नहीं थे। इसी वजह से हमारे पूर्वज हैं जो डॉक्टर, वकील, लॉयर, इन सब को क्या है, ये सारे इन सब चीज़ों को अच्छा व्यवसाय नहीं मानते थे। उनके नज़र में ये सब अच्छे व्यवसाय नहीं थे, क्योंकि इनको दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता था, ठीक। आइए अगली पंक्ति है, जस्टिस वाज टॉलरेबली फेयर, और काफ़ी हद तक न्याय भी क्या था, फेयर था, निष्पक्ष था। द ऑर्डिनरी
रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स, यानी अदालतों से बचना सामान्य नियम था। यानी कि पुराने जमाने के जो लोग थे वो भी अदालतों से बचते थे, यानी कोर्ट कचहरी का चक्कर ना हो इन सब से वो लोग भी बचते थे। देयर वेयर नो टाउट्स टू ल्योर पीपुल इनटू देम, उनमें लोगों को फंसाने के लिए दलाल नहीं थे। दिस एविल टू वाज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स, यह बुराई केवल मुख्य नगरों में अथवा उनके आसपास नजर आती थी। ठीक, द कॉमन पीपुल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, और जनसाधारण जो लोग थे वह स्वाधीनता के साथ जीते थे, अपना कृषि का व्यवसाय करते थे। ठीक, दे इंजॉयड ट्रू होम रूल, और वे सच्चा स्वराज्य का आनंद उठाते थे। यहाँ पर ट्रू होम रूल का मतलब है सच्चा स्वराज्य। अब सच्चा स्वराज्य क्या होता है, तो ये एक आत्मनिर्भरता का कॉन्सेप्ट है, जो कि हमारे नरेंद्र मोदी अभी जो कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, तो हमारे महात्मा गांधी का भी वही विचार था कि आत्मनिर्भर बनिए। ये आत्मनिर्भर होना ही क्या है, ट्रू होम रूल है। मतलब हम दूसरे पर आश्रित ना हो। ठीक, हम व्यवसाय के लिए, भोजन के लिए, ठीक, अपने काम के लिए, व्यापार के लिए, किसी भी चीज़ के लिए हम दूसरे पर आश्रित ना हो। हम खुद ही व्यापार करें, अपनी सारी ज़रूरत हम खुद ही अपने ही कामों से पूरे कर लें, विदेशियों पर आश्रित ना हों। तो इसीलिए महात्मा गांधी कहते थे कि हम लोग अपने ट्रू होम रूल का एंजॉय करें। ठीक ना, मतलब कि हम आज सच्चा स्वराज्य अपनाएं, हम आत्मनिर्भर बने। ठीक, हम दूसरे के ऊपर आश्रित ना हुए। तो दोस्तों ये था हमारा 8 पैराग्राफ, और आगे का पैराग्राफ मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा। वो भी हमारे चैनल पर अगली वीडियो में के प्लेलिस्ट में डाल दिया जाएगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।